Assalamu alaikum. Today our topic is one gene one enzyme hypothesis. लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमें मज़ीद कुछ टॉपिक्स को समझना होगा, जिनमें नंबर 1 पर है जीन, द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, और इसी से रिलेटेड एक डिसीज़ है एल्केप्टोनूरिया. सो इन 1902 अ ब्रिटिश फिजिशियन आर्चीबाल्ड गैरोड 1902 में एक ब्रिटिश फिजिशियन आर्चीबाल्ड गैरोड ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था कि जीन जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम कर रहे होते हैं. गैरोड वाज वर्किंग ऑन मेंडेलियन जेनेटिक्स. गैरोड एक्चुअली मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी मेंडल की जो जेनेटिक्स थी, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र का जो सिलसिला मेंडल के लिहाज से था, उस चीज़ पर काम कर रहा था. साथ ही साथ his countryman William Batson noted that certain diseases among his patients were more prevalent in their families. गैरोड के साथ उसी का एक हमवतन डॉक्टर था विलियम बैटसन. उसने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उनके मरीज़ों के अंदर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, या कुछ फैमिलीज़ के अंदर ही एक्चुअली वो बीमारियां होती हैं. विलियम बैटसन ने तो यहाँ तक नोटिस किया कि अगर कोई डॉक्टर कुछ फैमिलीज़ को कई नस्लों तक ऑब्ज़र्व कर रहा हो तो उनमें भी ये बीमारियाँ मौजूद होती हैं. इंडीड इफ़ समवन इज़ एग्जामिनिंग सेवरल जनरेशंस विद इन सच फैमिलीज़, दिस डिसऑर्डर वाज कंट्रोल्ड बाय अ सिंपल रिसेसिव अलील. ये जो बीमारी होती है ये एक सिंपल रिसेसिव अलील की वजह से होती है, इसीलिए कुछ पर्सन्स के अंदर होती है और कुछ पर्सन्स में नहीं होती है. गैरोड एग्जामिन्ड सेवरल ऑफ दिस डिसऑर्डर्स इन डिटेल एंड कंक्लूडेड दैट. गैरोड ने इस किस्म की बहुत सारी बीमारियों को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि दिस डिसऑर्डर वाज मेंडेलियन ट्रेट्स एंड दैट दे हैव रिजल्टेड फ्रॉम चेंजेस इन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन that had occurred in the past to an ancestor of the infected families. यानी गैरोड ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो भी बीमारियां होती हैं एक्चुअली ये मेंडेलियन ट्रेट्स हैं. मेंडल के जो ट्रेट्स होते हैं या खसूसियात होती हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक हैं, यानी 9:3:3:1 के मुताबिक हैं. एंड दैट दे हैव रिजल्टेड फ्रॉम चेंजेस, और ये चेंजेस पैदा कर रही होती हैं किसमें, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस के अंदर. जो हमारी विरासती मादे होते हैं उनके अंदर तब्दीलियां पैदा कर रहे होते हैं. और ये तब्दीलियां पैदा हुई कब होती हैं, एक्चुअली माजी में उनके किसी बुजुर्ग के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, यानी एक्स रेस से या यूवी रेस से या किसी और दूसरी ट्रीटमेंट के दौरान या पैदाइशी तौर पर ही उनके जीन्स के अंदर कोई ख़राबी आ गई होगी और फिर वो खराबी नस्ल दर नस्ल चल रही होती है. इस किस्म की जो बीमारियां हैं जो मेंडेलियन ट्रेट है और उनके किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस की वजह से हो गई और उनके जीन्स के अंदर चेंज हो गया और वो नस्ल दर नस्ल बीमारी की सूरत में ट्रांसफर हो रहा है, उसी से रिलेटेड एक बीमारी है एल्केप्टोनूरिया. The patients passed urine that rapidly turned black on exposure to air. यानी कोई भी पेशेंट्स या मरीज जो कि एल्केप्टोनूरिया का मरीज होता है, वो जैसे ही यूरिन पास करता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. यानी जो यूरिन का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, जबकि नॉर्मल पर्सन्स में ऐसा नहीं होता. सच यूरिन कंटेन्ड होमोजेंटिसिक एसिड, या इसका कॉमन नेम है एल्केप्टोन, यानी होमोजेंटिसिक एसिड का कॉमन नेम है एल्केप्टोन, और इस एल्केप्टोन के नाम पर इसकी बीमारी का नाम एल्केप्टोनूरिया रखा गया. तो यानी जो यूरिन होता है उसके अंदर एल्केप्टोन मौजूद होता है. एल्केप्टोन क्या करता है, जैसे ही इस पर हवा लगती है, हवा में जाहिर ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही इसका केमिकल रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, जबकि नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता. इन नॉर्मल पर्सन्स होमोजेनिस्टिक एसिड होमोजेंटिसिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके अंदर जो एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड है ये सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है. जब सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो जाहिर है फिर ये इसकी
हालत में ही नहीं रहता जो ये ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर इख्तियार करे। लेकिन एल्केप्टोनूरिया पेशेंट्स के अंदर वो एंजाइम काम नहीं करता जो इस एसिड को ब्रेक डाउन करे। सो दिस पेशेंट्स कैन नॉट ब्रेक डाउन दिस एसिड्स अकॉर्डिंग टू गैरोड उसी साइंटिस्ट का नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एल्केप्टोनूरिया पेशेंट्स लैक द एंजाइम नेसेसरी टू कैटेलाइज दिस ब्रेकडाउन। यानी गैरोड ने बताया कि ये काम वो लोग इसलिए नहीं कर सकते, यानी एल्केप्टोन को ब्रेक डाउन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम ही मौजूद नहीं होता जो एल्केप्टोन को ब्रेक डाउन करे। एल्केप्टोनूरिया के पेशेंट्स के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होता जो एल्केप्टोन को या होमोजेंटेसिक एसिड को ब्रेक डाउन करे। इसलिए होमोजेंटेसिक एसिड यूरिन के साथ बाहर आता है और फिर हवा के साथ ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इन जनरली दिस इनहेरिटेड डिसऑर्डर माइट रिफ्लेक्ट एंजाइम डिफिशियंसी, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है वो एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, अगर सिंपली मैं आपको इस हेडिंग का मतलब बता दूं तो एक्चुअली जो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे वो फाइनली हम ये पढ़ेंगे कि हर जीन जो है वो एक एंजाइम बनाने की सलाहियत रखता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन हैं उनमें से हर जीन एक एंजाइम बनाने की सलाहियत रखता है, और अगर उस जीन में कोई नुकसान हो जाए, कोई खराबी आ जाए तो उससे बनने वाला एंजाइम नहीं बनता, और जब वो एंजाइम नहीं बनता तो उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होता है वो डैमेज हो जाता है। यानी अगर वो एंजाइम किसी प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व है तो अगर जीन खराब हो गया तो यकीनी तौर पर एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड प्रोटीन नहीं बनेगी। अब वो प्रोटीन हमारे जो ऑर्गेन्स बनाने में इन्वॉल्व है या जिस मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है वो मेटाबॉलिक पाथवे या तो डिस्टर्ब या रुक जाएगा या फिर हमारा वो ऑर्गेन नहीं बन पाएगा जिसमें भी वो प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। तो इसका एक्चुअली कंक्लूजन जो ये टॉपिक है इसका ये है, तो अब डिटेल में देखते हैं इसको हम। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट एक खास सिस्टम पर मुश्तमिल होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जीन्स के जरिए कंट्रोल होते हैं। दिस जीन एक्ट एज एंजाइम, ये इस वर्ड का जरा मतलब समझिएगा। दिस जीन्स एक्ट एज एंजाइम, यानी जीन्स बजाते खुद नहीं काम कर रहे होते हैं बल्कि जीन क्या बना रहे होते हैं, एंजाइम बना रहे होते हैं, और फिर वो एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, वो उस केमिकल रिएक्शन को या उन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। These genes act as enzyme to control or regulate specific process, यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है, एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं या एंजाइम रेगुलेट कर रहे हैं। और एंजाइम किससे बने हैं, एक्चुअली जीन्स की वजह से। एंजाइम के पीछे कौन है, जीन्स मौजूद है। यानी इस बात को थोड़ा सा समझकर हमें एंजाइम को समझना पड़ेगा कि एंजाइम क्या है, एक्चुअली जीन की प्रोडक्ट है। यानी एक जीन है वो एंजाइम बना रहा है और फिर एंजाइम आगे काम कर रहा है, यानी हर एंजाइम के पीछे एक अदर जीन मौजूद है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड एंजाइम, यही बात अभी मैंने आपको बताई कि जीन और एंजाइम में एक रिलेशनशिप है that governs the metabolic stages so that mutations in a gene cause a blockage in a particular metabolic stage that is controlled by an enzyme। वही बात है कि हर जीन और एंजाइम के अंदर एक ऐसा ताल्लुक है और एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक स्टेजेस पर काम कर रहे होते हैं। अगर जीन के अंदर खराबी आ जाए तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम होता है उसमें भी खराबी आ जाती है और फिर क्या होता है, वो सबब बनता है ब्लॉकेज इन अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक स्टेज। यानी वो जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक स्टेज है वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है या उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन 1941 बीडल एंड टॉटम, इनका नाम लिख लीजिए दोनों साइंटिस्ट का। एक्चुअली द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टॉटम ने ही पेश किया था, तो बीडल एंड टॉटम का नाम लिख लीजिए।
demonstrated the relationship between gene and enzyme through the metabolic pathways found in the synthesis of amino acid. बीडल एंड टॉटम ने 1941 में जीन और एंजाइम का जो ताल्लुक है वो जाहिर किया था या साबित किया था या हमें बताया था, किसके जरिए? उन्होंने जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस के मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनके ऊपर काम किया था। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड एक्चुअली तो हम क्या कहेंगे? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। और ये हमें मालूम है कि प्रोटीन्स एक्चुअली आगे चलकर एंजाइम्स भी बनाते हैं, यानी एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं और प्रोटीन ही हमारे डिफरेंट ऑर्गेन्स बनाने में भी काम कर रही होती है और वो प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड से। तो अगर अमीनो एसिड के मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्टर्ब होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो बीडल एंड टॉटम ने एक्चुअली अमीनो एसिड के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके ऊपर काम किया था। Their hypothesis is based on their का मतलब बीडल और टॉटम का hypothesis। बीडल एंड टॉटम का hypothesis is based on a study of the nutritional value of the biochemical mutations of Neurospora crisa। अच्छा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा क्या होती है? ये एक फंगस का नाम है और फंगस का साइंटिफिक नेम है पूरा, सिंपली इसे हम न्यूरोस्पोरा कहते हैं। और ये न्यूरोस्पोरा फंगस है, जब जैसा कि मैं कह रही हूँ, और फंगस वो वाला फंगस है जो कि डबल रोटी पर लग जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, डबल रोटी अगर बहुत देर के लिए रख दी कहीं पर खुले में हम ऐसे ही, तो डबल रोटी के ऊपर फंगस लग जाता है, या रोटी के ऊपर भी फंगस लग जाता है। तो रोटी, डबल रोटी पर लगने वाला जो फंगस है वो है न्यूरोस्पोरा। इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। अ टाइप ऑफ रेड ब्रेड मोल्ड। रेड ब्रेड मोल्ड का मतलब यही है कि यानी डबल रोटी पर ब्रेड, डबल रोटी या रोटी आइटम में आता है, बंद हो गए, इस किस्म की बेकरी आइटम पर ये फंगस लग जाता है और इसका ताल्लुक है फाइलम एस्कोमाइटोटा से। और इस फंगस के ऊपर, क्योंकि ये फंगस एक्चुअली बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो होता है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हमें वो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा फायदेमंद होते हैं जो रैपिडली ग्रो करें, क्योंकि तेजी से ग्रो होते हैं तो तेजी से रिजल्ट आते हैं और तेजी से एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। और मल्टीपल इनके लगाए जा सकते हैं, यानी रेप्लिकेट्स लगाए जा सकते हैं, तेजी से ग्रो होंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट हमें हासिल हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है तेजी से ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म से। तो उन्होंने किस पे काम किया था? बीटल एंड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा नामी फंगस पर काम किया था। न्यूरोस्पोरा, न्यूट्रिशनल म्यूटेशंस आर अनएबल टू थ्राइव इन मिनिमल मीडिया। अब न्यूरोस्पोरा के जो म्यूटेशंस क्या होते हैं? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली स्पोर्स होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं न्यूरोस्पोरा के। एस्कोस्पोर्स कहते हैं इन्हें हम। आप लोगों को अगर फर्स्ट ईयर का याद हो फंजाई, तो ये इस तरह के छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, अगर ये म्यूटेशंस इनके ऊपर कर दी जाए या ये म्यूटेड स्पोर्स हो, म्यूटेड का मतलब क्या है? इनके अंदर कोई चेंजेस आ गई है, नॉर्मल के मुकाबले में इनके अंदर कोई चेंजेस आ गई है। अब अगर नॉर्मल के मुकाबले में इनके अंदर कोई चेंजेस आ गई है तो ये मिनिमल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। मिनिमल मीडियम क्या होता है? मिनिमल मीडियम कंटेन शुगर, सम ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड एसिड्स, कुछ थोड़ी सी नाइट्रोजन, या तो अमोनिया नाइट्रेट से ले लेंगे या टाइट्रेट से ले लेंगे, और विटामिन बायोटिन, ये मौजूद होगा मिनिमल मीडियम के अंदर। ठीक है, और इस मीडियम के अंदर म्यूटेड स्पोर ग्रो नहीं करेंगे, जबकि नॉर्मल न्यूरोस्पोरा स्ट्रेन्स कैन ग्रो इन मिनिमल मीडियम। लेकिन अगर नॉर्मल स्पोर्स को इस मीडियम के अंदर, ये जो इस मीडियम की हमने डेफिनेशन पेश की इस वक्त, इस मीडियम के अंदर कोई भी नॉर्मल स्पोर्स हम डालेंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन म्यूटेड स्पोर्स ग्रो नहीं करेंगे। बीटल एंड टॉटम ने म्यूटेशंस कैसे दी, यानी स्पोर्स को म्यूटेशन कैसे किया? एक्सरे के जरिए किया उन्होंने। एक्सरे के थ्रू उन्होंने उन्हें उनके अंदर म्यूटेशंस क्रिएट की। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली सपोज ये स्पोर्स हैं न्यूरोस्पोरा के, नॉर्मल स्पोर्स हैं, ठीक है, ये न्यूरोस्पोरा के नॉर्मल स्पोर्स हैं।
तो यहाँ से उन्होंने एक्सरे की या यूवी रेस की शुआएं इनके ऊपर डाली। अब ये हम ऑलरेडी जानते हैं या हमें मालूम है कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह को इरेडिएट किया जाता है एक्सरे के जरिए या यूवी रेडिएशंस के जरिए, तो उनके अंदर चेंजेस हो जाती हैं। सपोज अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई जीन्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब वो इंफॉर्मेशन में या तो कोई पार्ट डिलीट हो जाए या कोई पार्ट डैमेज हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, तो ये चीज चेंजेस कहलाएगी या म्यूटेशन कहलाएगी। और एक्सरे करने की वजह से इन स्पोर्स के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो उन्होंने एक्सरे के जरिए म्यूटेशन क्रिएट की। They then allowed the progeny to grow on complete medium. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट मीडियम के अंदर उस प्रोजेनी को ग्रो किया। क्या किया, यानी कि अब सपोज ये वाले स्पोर्स हैं, ठीक है, ये वाले स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स को उन्होंने लिया और उसके बाद एक अदर टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये स्पोर्स उन्होंने डाले। ठीक, ये स्पोर्स डाले तो ये स्पोर्स जर्मिनेट कर गए और बहुत सारा फंगस, यहाँ पर जाएगा, जर्मिनेट करेंगे तो फंगस ही बनाएंगे ना, और बहुत सारा फंगस ट्यूब के अंदर बन गया। तो इट मीन्स के स्पोर्स जर्मिनेट कर गए कंप्लीट मीडियम के अंदर। ये काम उन्होंने किया कि स्पोर्स को जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद जाहिर है, जर्मिनेट किया तो नए स्पोर्स पैदा हुए, लेकिन ये कौन से वाले स्पोर्स हैं, ये उन्हीं स्पोर्स के बच्चे स्पोर्स हैं, यानी डॉटर स्पोर्स हैं, जो कि एक्चुअली म्यूटेशन किए गए थे। यानी ये जो स्पोर्स थे इनको जर्मिनेट किया और फिर इनके ऑफस्प्रिंग हासिल कर लिए या इनकी औलादें हासिल कर ली या इनके बच्चे हासिल कर लिए। ये काम उन्होंने बीटल एंड टॉटम ने किया। They then allowed the progeny to grow on complete medium. Beetle and Totem developed 3 different mutation strands. उन्होंने 3 strands इस तरह से हासिल किए by irradiating the spores by X-rays and UV rays. X-rays और UV rays के जरिए इस तरह के, यानी ये मैंने फर्स्ट बैच स्पोर्स बना लिया है, इस तरह के उन्होंने 3 irradiations करके 3 अलग अलग स्ट्रेन्स हासिल किए, यानी अलग अलग किस्म की म्यूटेशन की और उनके पास 3 स्ट्रेन्स आ गए। अब उन्होंने आगे क्या किया, द 3 म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उन्होंने जो 3 म्यूटेंट थे, देखो 1 म्यूटेंट 2 म्यूटेंट 3, उनकी डिटेल अब बता रही हूँ। म्यूटेंट 1 would grow if ornithine, citrulline and arginine were added to the minimal medium. अब सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने म्यूटेंट 1 के स्पोर को डाला, 3 स्ट्रैंड्स हासिल किए, उनमें से फर्स्ट स्ट्रैंड के स्पोर को डाला और एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है। तो इसके अंदर उन्होंने डाला कंप्लीट मीडियम, ठीक है, कंप्लीट मीडियम डाला। इसके अंदर इन्होंने डाला मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने डाला मिनिमल मीडियम प्लस एक अमीनो एसिड ऑर्निथिन, दूसरा सिट्रुलिन और तीसरा एर्जिनिन। ये तीनों अमीनो एसिड इन्होंने मिनिमम मीडियम के साथ में डाले, जबकि यहाँ पर सिर्फ मिनिमम मीडियम था। तो क्या हुआ, यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट कर गया क्योंकि कंप्लीट मीडियम था। और ये मैं पहले से कह रही हूँ कि कंप्लीट मीडियम के अंदर जर्मिनेशन हो जाएगी और ये ट्यूब फंगस से भर गई। ठीक, अब मिनिमल मीडियम के अंदर स्पोर ने जर्मिनेशन नहीं किया, ऐसा का ऐसा ही एज इट इज पड़ा रह गया। जबकि जो मिनिमल मीडियम के साथ ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड एर्जिनिन डाला गया था, तो उस वाले स्पोर ने जर्मिनेशन कर लिया। अब इससे क्या साबित होता है
कि यकीनी तौर पर जो म्यूटेशन की गई थी वो इन पोजीशंस के ऊपर हुई होगी, यानी ऑर्निथिन बनना बंद हुआ होगा, सिट्रुलिन बनना बंद हुआ होगा और एर्जिनिन बनना बंद हुआ होगा। इन 3 पोजीशंस के ऊपर यकीनी तौर पर जो म्यूटेशन है वो हुई होगी। ये वाले अमीनो एसिड बनाने वाले जो एंजाइम हैं वो नहीं बन रहे होंगे, इस वजह से ये यहाँ पर ग्रो नहीं किया, और जब ये वाले अमीनो एसिड डाले तो ये ग्रो कर गया। इट मीन्स कि इन्हीं की कमी थी, इन्हीं की डेफिशिएंसी थी। ये बात हमें समझ आई। चलते हैं फिर यहीं पर would grow if mutant 1 would grow if ornithine, citrulline and arginine were added to the minimal medium। ठीक है, अब दूसरे की बात देखते हैं कि दूसरे के अंदर क्या हुआ था। would grow if either citrulline or arginine was added to the minimal medium। दूसरे में क्या हुआ, इसके अंदर स्पोर डाला, कंप्लीट मीडियम रखा, क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगी यकीनी तौर पर। अब इसके अंदर स्पोर डाला, मिनिमल मीडियम रखा, जर्मिनेशन नहीं हुई, यानी फंगस आगे नहीं बढ़ा। अब इसके अंदर स्पोर डाला, मिनिमल मीडियम रखा और उसके साथ प्लस डाल दिया सिट्रुलिन नामी अमीनो एसिड, तो क्या हुआ, जर्मिनेशन हो गई। या फिर स्पोर रखा और डाल दिया मिनिमल मीडियम, सिट्रुलिन नहीं डाला लेकिन एर्जिनिन डाल दिया, तो भी क्या हुआ, जर्मिनेशन हो गई। इसका क्या मतलब है कि यकीनी तौर पर डैमेज जो एंजाइम हुआ होगा वो एक्चुअली ऑर्निथिन एंजाइम डैमेज हुआ होगा, जो कि आगे चलकर सिट्रुलिन और एर्जिनिन बना रहा था। क्योंकि वो सिट्रुलिन और एर्जिनिन बना रहा था और जब वो डैमेज हो गया तो आगे सिट्रुलिन और एर्जिनिन नहीं बने। तो अगर हम खुद से सिट्रुलिन और एर्जिनिन को डाल देंगे तो जर्मिनेशन हो जाएगी। इट मींस के एक एंजाइम की खराबी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। अगर वो एंजाइम जो प्रोडक्ट बना रहा था वो हमने प्रोवाइड कर दी तो जर्मिनेशन हो गई। एंड देन नंबर 3 would grow if arginine were added to the minimal medium। बिल्कुल सेम इसी तरह से एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने कंप्लीट मीडियम लिया, दूसरे में मिनिमल मीडियम लिया तो जर्मिनेशन नहीं हुई, और तीसरे के अंदर उन्होंने मिनिमल मीडियम के साथ एर्जिनिन को डाला तो जर्मिनेशन हो गई। अब इससे हम किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, या बीडल एंड टॉटम किस रिजल्ट पर पहुंचे। अकॉर्डिंग टू बीडल एंड टॉटम, each mutation alters a single gene that control one step in the synthesis of particular kind of molecule। यानी बीडल एंड टॉटम इस नतीजे पर पहुंचे, जो म्यूटेशन दी गई थी उसके अंदर उस म्यूटेशन के जरिए एक जीन डिस्टर्ब हुआ था जो कि एक स्टेप या एक एंजाइम को कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि वो जीन डिस्टर्ब हो गया इसलिए उससे रिलेटेड एंजाइम नहीं बना, तो वहीं पर ही स्टॉप हो गया प्रोसेस। अब प्रोसेस स्टॉप क्यों हो गया, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली देखो, अगर यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि जीन 1 बना रहा है ऑर्निथिन, जीन 2 बना रहा है सिट्रुलिन एंड जीन 3 बना रहा है एर्जिनिन, तो जीन 1 क्या बना रहा है, जीन 2 क्या बना रहा है और जीन 3 क्या बना रहा है, सही है। जीन 1 बना रहा है जनाब ऑर्निथिन, जीन 1 बना रहा है ऑर्निथिन, जीन 2 बना रहा है सिट्रुलिन एंड जीन 3 बना रहा है एर्जिनिन। अब जरा इसको गौर से समझो कि पीछे से किसी भी चीज की वजह से ऑर्निथिन बन रहा होगा, ठीक है। अब अगर ऑर्निथिन नहीं बनता, ऑर्निथिन नहीं बनता यानी जीन 1 में खराबी आ जाती है। जरा ध्यान से समझना इस बात को, जीन 1 में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ऑर्निथिन नहीं बनता। जब ऑर्निथिन ही नहीं बनेगा तो क्या सिट्रुलिन बनेगा, नहीं बनेगा, यकीनी तौर पर नहीं बनेगा। जब सिट्रुलिन ही नहीं बनेगा तो क्या एर्जिनिन बनेगा, नहीं बनेगा, यकीनी तौर पर नहीं बनेगा। तो अगर इस जीन में खराबी आए यानी जीन 1 में खराबी आए तो हमें टेस्ट ट्यूब को तीनों केमिकल प्रोवाइड
प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तीनों अमीनो एसिड हम इसके अंदर डालेंगे और अर्जिनिन, सिट्रोलिन प्लस अर्जिनिन तो ही जर्मिनेशन होगी, क्योंकि ये तीनों ही डैमेज हुए हैं जीन 1 की खराबी की वजह से। यही हमने किया था ना पहली टेस्ट ट्यूब में, यही किया था ना हमने। जीन 1 में खराबी आई थी तो हमने ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, अर्जिनिन डाला था तो जर्मिनेशन हुई थी। क्यों? इस वजह से, क्योंकि जीन 1 की खराबी से जीन 2 भी डिस्टर्ब हो गया था, नहीं काम कर रहा था, और जीन 3 भी काम नहीं कर रहा। अगर जीन 2 नहीं बन रहा यानी कि सिट्रोलिन नहीं बन रहा, तो सिट्रोलिन ही तो आगे जाकर अर्जिनिन बना रहा है, यानी जीन 3 का काम। तो एक्चुअली जब जीन 2 की प्रोडक्ट सिट्रोलिन तैयार नहीं हुई है तो क्या अर्जिनिन बनेगी? नहीं बनेगी, अर्जिनिन नहीं बनेगी। अब जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर हमें ये दोनों सिट्रोलिन प्लस अर्जिनिन डालनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पहले किया था। अब इसी तरह से अगर जीन 3 खराब होगा तो क्या नहीं बनेगा? अर्जिनिन नहीं बनेगा। अब अगर सिर्फ अर्जिनिन नहीं बना है तो यकीनी तौर पर जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें अगर हम मिनिमल मीडियम के साथ अर्जिनिन प्रोवाइड कर देंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। सो अकॉर्डिंग टू बिडल एंड टॉटम ईच म्यूटेशन अल्टर्स अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन को अल्टर किया, दैट कंट्रोल वन स्टेप, जो कि एक स्टेप को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर दिखाया हुआ है जीन 1 ऑर्निथिन बना रहा है, जीन 2 सिट्रोलिन बना रहा है, जीन 3 अर्जिनिन बना रहा है। लेकिन पहले जीन की खराबी की वजह से दूसरा तीसरा भी डैमेज हो जाता है, दूसरे की खराबी की वजह से तीसरा भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट चलते हैं। This shows that gene 1 functions by converting some prior substances into ornithine gene 2। यही मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि किसी prior यानी पहले वाले सब्सटेंस की वजह से ऑर्निथिन बन रहा होगा। जीन 2 functions by converting ornithine into citrulline। जीन 2 का काम क्या है? जीन 1 किसी दूसरे केमिकल को ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर रहा होगा, जीन 2 ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि जीन 3 functions by converting citrulline into arginine, यानी जीन 3 क्या कर रहा है? इस सिट्रुलिन को अर्जिनिन में कन्वर्ट कर रहा है। If X-rays damage जीन 1, लिहाजा अगर X-rays जीन 1 को डैमेज कर देती हैं, जीन 1 को डैमेज कर देती हैं यानी ये काम नहीं करता, तो then the mold could no longer grow, मोल्ड ग्रो नहीं करेगा unless its normal functions of making ornithine was compensated, जो कि जीन 1 की वजह से ornithine बन रहा था, was compensated for adding product ornithine to the minimal medium। यानी कि अगर जीन 1 में खराबी आ जाए तो फंगस ग्रो नहीं करेगा, यहाँ तक कि हम उसका जो जीन 1 की प्रोडक्ट है ऑर्निथिन वो मीडियम में डाल भी दे तो भी ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि आगे जाकर वो जो ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो रही थी, सिट्रुलिन अर्जिनिन में कन्वर्ट हो रही थी, वो काम भी तो रुका है। अगर सिर्फ ऑर्निथिन डाल दोगे तो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि सिट्रुलिन और अर्जिनिन भी तो डिस्टर्ब हुई थी। तीनों के तीनों को डालोगे तो ग्रो करेगा, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। But it is to be noted that adding citrulline और arginine can overcome this deficiency, यानी इस deficiency को overcome करने के लिए हमें इन तीनों को डालना पड़ा तो जर्मिनेशन हो गई और फंगस ने ग्रो कर लिया। If gene 3 mutates, then this deficiency cannot be overcome by adding substance ornithine और citrulline। अगर जीन 3 में खराबी आई है सपोज, तो जीन 3 क्या कर रहा था? जीन 3 कन्वर्ट कर रहा था सिट्रुलिन को अर्जिनिन के अंदर। अब अगर इसके अंदर ऑर्निथिन और सिट्रुलिन डाल दोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, कैन नॉट बी ओवरकम बाय एडिंग सब्सटेंसेस ornithine और सिट्रुलिन। जीन 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सिट्रुलिन टू अर्जिनिन। जीन 3 का काम सिट्रुलिन को अर्जिनिन में कन्वर्ट करना है, अर्जिनिन में कन्वर्ट करना है। अगर तुम उसको सिट्रुलिन और ऑर्निथिन दे दोगे तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाहिए उसको अर्जिनिन।
जो खराबी हुई है उसमें अर्जिनिन नहीं बन रहा है क्योंकि जीन 3 अपना काम नहीं कर रहा। अगर उसको अर्जिनिन दोगे तो वो ग्रो करेगा, अर्जिनिन नहीं दोगे तो चाहे कुछ भी दे दो वो ग्रो नहीं करेगा। In this case, there is no alternative except to add arginine. कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अर्जिनिन के अलावा कोई चीज भी दो वो ग्रो नहीं करेगा। अर्जिनिन दोगे तो ग्रो करेगा क्योंकि जीन कौन सा डिस्टर्ब हुआ है, जीन 3 डिस्टर्ब हुआ है और जीन 3 क्या कर रहा था, सिट्रुलिन को अर्जिनिन में कन्वर्ट कर रहा था। जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी जो जीन होते हैं उनके जो इफेक्ट होते हैं वो किसके जरिए सामने आते हैं, एंजाइम के एक्शंस के जरिए, यानी जीन रिलेटेड टू एंजाइम। जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड दैट ईच जीन इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल एंजाइम, यानी हर जीन क्या होता है, जीन की डेफिनेशन भी सामने आ रही है यहाँ पर। तो क्या होता है जीन, ईच जीन इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल एंजाइम, हर जीन के ऊपर एक सिंगल एंजाइम का स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है। बीडल एंड टोटम होल्ड दिस रिलेशनशिप द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। सीधी सी बात है, एक जीन एक एंजाइम बनाता है, तो बीडल एंड टोटम ने पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए यही साबित किया कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। अगर उस जीन में खराबी हो जाए तो उससे रिलेटेड एंजाइम में खराबी हो जाती है और एंजाइम में खराबी हो जाए तो एंजाइम से बनने वाली प्रोडक्ट में खराबी हो जाती है और अगर एंजाइम से बनने वाली प्रोडक्ट में खराबी हो जाए तो आगे का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो रुक जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हमने स्टार्ट किया। द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जीन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के यूनिट होते हैं, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते हैं। उस ट्रांसफर की वजह से अगर पेरेंट्स के अंदर या फोर फादर्स के अंदर जीन्स के अंदर कोई खराबी या कोई बीमारी पैदा हो जाए तो वो बीमारी भी नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। उसमें से एक मिसाल उस बीमारी की एलकेप्टोनोरिया है। एलकेप्टोनोरिया में क्या होता है कि मरीज जो यूरिन पास करता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि उस मरीज के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो एल्केप्टोन नामी एसिड को ब्रेक डाउन कर सके। क्यों ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि उस मरीज के अंदर वो एंजाइम नहीं होता जो एल्केप्टोन नामी एसिड को ब्रेक डाउन कर सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा जीनोम। जीनोम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन या टोटल जेनेटिक प्रॉपर्टी उसकी बॉडी में मौजूद होती है वो जीनोम कहलाती है। देन हमने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पढ़ा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में हमने यही चीज पढ़ी है कि एक जीन एक एंजाइम बनाने का काम कर रहा होता है। वो एंजाइम एक स्पेशल किस्म के रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है या किसी प्रोडक्ट को बना रहा है और अगर उस एंजाइम में खराबी हो जाए तो आगे का पाथवे रुक जाता है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।